हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। सो गाइस, आज मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पार्ट 2 है, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 15 टू 30 तक करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हमने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दिया, मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जिसका पार्ट 1 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये पार्ट 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर जीके एसएसबी जेईई सिविल एग्ज़ाम। और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी तक रिपीट हो चुके हैं और इन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। तो गाइज, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस के पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 15 तक किए थे। तो आज पार्ट 2 है, आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16, ए लीवर इज सपोर्टेड ऑन 2 hinges at A and C. It carries a force of 3 kN. Bending moment at the rate B will be. देखो डायग्राम दी होगी यहाँ पे। यहाँ पे कह रहा है कि देखो दो स्पोर्ट्स है, हिंज सपोर्ट A एंड C। तो इन दोनों पे एक फोर्स लग रही है 3 kN की हॉरिजेंटल फोर्स एट द रेट ऑफ 1 मीटर दूर। तो A और C के बीच की दूरी कितनी है? टोटल 3 मीटर। A स्पोर्ट से 1 मीटर पे 3 kN लोड लग रहा है। B हमारी एक दूसरा पॉइंट है, हिंज पॉइंट। तो B पे इसने पूछा है कि B पे बताओ बेंडिंग मोमेंट क्या होगी। देखो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए रिएक्शन क्या आएगी, रिएक्शन C पे क्या आएगी। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने से पहले आई विल फाइंड रिएक्शन एट स्पोर्ट A एंड रिएक्शन एट स्पोर्ट C। देखो रिएक्शन A पे कैसे निकालूंगा, मैं बेंडिंग मोमेंट्स ले लेता हूँ अबाउट A। तो बेंडिंग मोमेंट A पे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा RC इंटू डिस्टेंस 1 2 3, RC इंटू 3, RC इंटू 3 इज इक्वल टू, देखो ये वाली हमारी बन रही थी इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज और ये बन रही थी हमारी क्लॉकवाइज। तो इसलिए इज इक्वल टू के बाद हमारा साइन चेंज हुआ, -3 इज इक्वल टू 0। तो RC इंटू 3 इज इक्वल टू 3/3 1 kN। तो बीच में कोई भी वर्टिकल लोड नहीं है, RC प्लस RA इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर RC इज इक्वल टू RA, बट साइन अपोजिट होगा। तो यहाँ से RC 1 kN आता है और RA आता है हमारा ये आता है हमारा -1 kN। तो ये 3 इंटू 1 3 kN और ये हमारा क्लॉकवाइज होगा 3 kN की मोमेंट। अभी हमारी बीम की डायग्राम बन गई। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इसने पूछा था कि शेयर फोर्स क्या होगी, बी पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगी। तो बेंडिंग मोमेंट बी पे निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, लोड इंटू डिस्टेंस। बी पे कितना, 2 मीटर, 1 इंटू 2। देखो ये डायरेक्शन हमारी ऐसे ही जाती और ये वाली हमारी ऐसे है, इसलिए -3 इज इक्वल टू -1 kN। तो बेंडिंग मोमेंट एट द रेट बी विल बी 1 kN। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपकी स्क्रीन पर। A simply supported beam carries a UVL from 0 at the rate one end and W at the rate other end. If the length of beam is A, then shear force will be 0 at a distance x from the least loaded point where x is. देखो गाइज, आपको लग रहा होगा कि थोड़े ये जो है ना क्वेश्चन टफ हैं, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ये कह रहा है कि एक बीम है A और B और इनके बीच की दूरी A मीटर है। A पे 0 kN पर मीटर और B पे W kN पर मीटर है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप मुझे बताओ कि B स्पोर्ट से कितनी दूरी पे जाके A के रिलेशन पे मेरी शेयर फोर्स 0 होगी। सबसे पहले RA RB फाइंड करूँगा। तो मैं RA के अबाउट मोमेंट लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा, RB रिएक्शन इंटू डिस्टेंस कितना है A, RB इंटू A इज इक्वल टू, ये हमारे डाउनवर्ड लोड्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस लोडेड डायग्राम का एरिया, ये क्या हो जाएगा, W इंटू A/2, W इंटू A/2। और ये कितनी दूर लगेगी, बेस इस तरफ है ट्राइंगल का A/3। तो यहाँ से RB निकल गया WA/6 और RA निकल जाएगा मेरा, टोटल लोड्स कितना था मेरा, WA/2 माइनस RB WA/6। तो RA आ गया WA/3। सबसे पहले रिएक्शंस निकल गई। अब शेयर फोर्स कहाँ, जहाँ पे मेरी 0 होगी B एंड से, वो निकालना है। तो मैंने माना कि किसी एक्स डिस्टेंस पे मेरी शेयर फोर्स 0 होगी। तो एक्स डिस्टेंस पे ये मेरा जो लोड कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के रिलेशन में क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इज इक्वल टू x अपॉन टोटल A। तो यहाँ से स्मॉल w हो जाएगा x अपॉन A इंटू W। तो शेयर फोर्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, RB इंटू एक्स। RB कितना है मेरा, WA/6 इंटू सॉरी, ये सिर्फ शेयर फोर्स है, इसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। RB WA/6 माइनस डाउनवर्ड लोड्स है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये लोड कंपोनेंट WX/A इंटू x/A। इसको सॉल्व करेंगे तो WA/6 माइनस WX² 2A। WA/2 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर यहाँ पे बचेगा 1/3
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर कैसे आया, ऊपर ए है, ए कट जाएगा तो नीचे ए ही रहेगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1/3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 3, तो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू a/√3 हमारा आंसर होगा। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपकी स्क्रीन पर। द हॉरिजेंटल थ्रस्ट ऑन द एंड्स ऑफ ए 2-hinged सेमीसर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर कैरिंग। देखो हॉरिजेंटल थ्रस्ट क्या होती है 2-hinged सेमीसर्कुलर आर्क पे जिसका रेडियस आर है, अगर वो लोड कैरी कर रही है यूडीएल ओवर इट्स एंटायर स्पैन, यूडीएल ओवर इट्स हाफ स्पैन एंड यूवीएल 0 एट वन एंड एंड डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर एट अदर एंड। देखो अगर यूडीएल दोनों पूरे स्पैन पे कैरी कर रही है रेडियस आर्क, तो ये जो हॉरिजेंटल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन है, हॉरिजेंटल रिएक्शन ए और बी पे बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू 4WR/3π। डब्ल्यू आ गया इंटेंसिटी ऑफ लोड, आर आ गया रेडियस ऑफ आर्क। वहीं वर्टिकल रिएक्शन दोनों बराबर होंगी ए और बी पे, इट विल बी इक्वल टू W इंटू आर। वहीं अगर ये हाफ पे किसी एक हाफ स्पैन पे यूडीएल कैरी कर रही है, तो वर्टिकल रिएक्शन हो जाएगी WR/4, ये ए है, और बी पे हो जाएगी 3/4 इंटू W ऑफ आर। हॉरिजेंटल रिएक्शन ए और बी पे बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू 2/3 WR/π। और अगर यूवीएल कैरी कर रही है, तो ये हमारा ए स्पोर्ट है, ये हमारी स्पोर्ट बी है, तो उस वक्त जो वर्टिकल रिएक्शन ए पे होगी इट विल बी इक्वल टू WR/3 और बी पे 2/3 ऑफ WR। हॉरिजेंटल रिएक्शन ए और बी पे सेम होगी, वो होगी 2WR/3π। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपकी स्क्रीन पर। फॉर ए गिवन मटेरियल इफ E and 1/m आर म्यू आर इलास्टिक कांस्टेंट देन देयर करेक्ट रिलेशन इज। देखो यहाँ पे E यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है एंड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और इसका SI न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एन या GC मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को डिनोट करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, और ये होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, और इसका SI यूनिट भी सेम है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1/m आर म्यू पाइजन रेशियो, ये होता है हमारा लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन टू लेटरल स्ट्रेन। सो पाइजन रेशियो लेटरल स्ट्रैंड टू डायरेक्ट के लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रैंड। इसकी वैल्यू म्यू की जनरली 0.25 से 0.33 वैरी करती है, और जो m है 1/m इसकी वैल्यू 4 to 3 वैरी करती है। तो इनके 3 रिलेशनशिप है। यहाँ पे एक और है के बल्क मॉडुलस वॉल्यूमेट्रिक नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इट हैज़ द सेम यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इनके 3 रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं। पहला E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू, दूसरा E इज इक्वल टू 2 of G इंटू 1 + म्यू, एंड E इज इक्वल टू 9GK अपॉन 3K + G। इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द लिमिट ऑफ पाइजन रेशियो इज, जो पाइजन रेशियो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स द वैल्यू ऑफ पाइजन रेशियो म्यू रेंजेस बिटवीन 0 to 0.5, याद रखिएगा, एंड इट इज़ इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेन। तो देखो कंक्रीट के लिए इसकी वैल्यू होती है जनरली 0.1 से 0.2, एल्युमिनियम के लिए 0.33, स्टील के लिए 0.25 से 0.33, मेटल्स के लिए ज़्यादातर 0.25 से 0.4, और कास्ट आयरन के लिए 0.2 to 0.3, रबड़ के लिए 0.45 से 0.5। तो सबसे ज़्यादा रबड़ की होती है और कॉर्क की 0 होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपकी स्क्रीन पर। हुक्स लॉ इज़ वैलिड अप टू, जो हुक्स लॉ है वो कहाँ तक वैलिड होता है, देखो ये डायग्राम दिया है, तो इट इज़ वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट 1 में, इसलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो से पहले पार्ट 1 को ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए गाइस आपकी स्क्रीन पर। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अब्जॉर्ब एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट इज़ नोन एज, इलास्टिक लिमिट तक जितना मटेरियल एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकता है उसको कहते हैं रेजिलियंस, याद रखिएगा। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन ए बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। रेजिलियंस होता है कि स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर करना, और कोई बॉडी मैक्सिमम कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकती है स्ट्रेन एनर्जी को, उसको कहते हैं प्रूफ रेजिलियंस, याद रखिएगा। एक होता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, इट इज इक्वल टू प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। देखो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को। स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ग्रेजुअल लोडिंग, ग्रेजुअल लोडिंग की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी आती है वो कितनी होती है। देखो ये हमारा लोड डिफॉर्मेशन कर्व है, दिस इज़ लोड एंड दिस इज़ दी डिफ्लेक्शन, ये हमारा ग्राफ है। तो U आ गया एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन कर्व, ये जो एरिया है लोड डिफॉर्मेशन कर्व का ये वाला, ये क्या हो जाएगा P
ये P इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाई 2, P डेल्टा बाई 2। तो यहाँ से स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू P डेल्टा बाई 2। तो मैं P जो डेल्टा है उसको लिख सकता हूँ, डेल्टा को स्ट्रेस अपान यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये मेरा जो होता है डेल्टा अपान ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस आ जाएगा लोड अपान एरिया इंटू एल अपान ई। तो यहाँ से 1/2 पी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर एक एक्स्ट्रा लगा दिया, ए कट जाएगा तो यही बचेगा एल अपान ई। तो पी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा स्ट्रेस का स्क्वायर। उसके बाद हमारा एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा वॉल्यूम। तो स्ट्रेन एनर्जी आता है सिग्मा स्क्वायर वी अपान 2E, याद रखिएगा, या इसके अलावा सिग्मा ई मतलब स्ट्रेन वॉल्यूम इंटू 0.5 एग्जाम्स में आता है गाइस ये। इसके बाद मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हमने पढ़ा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में वॉल्यूम कट जाएगा, इट विल बी इक्वल टू स्ट्रेस स्क्वायर अपान 2E। इसके अलावा देखो स्ट्रेन एनर्जी बॉडी पे अगर उस पर शेयर स्ट्रेस पड़ती है तो नॉर्मल स्ट्रेस की जगह सिर्फ हमारा शेयर स्ट्रेस आता है, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो एक और होता है हमारा स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोड। देखो ड्यू टू एक्सियल लोड क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर वी अपान ई। तो एक्सियल लोड की वजह से ये हाफ नहीं होता, ये पूरा एरिया कंसिडर किया जाता है डेल्टा पी का, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इन ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट द टाइप ऑफ इंडिकेटर यूज्ड इज, ये इंडिकेटर है तो हार्डन स्टील बॉल इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ग्राफ होता है हमारा माइल्ड स्टील में, उसके जो नीचे वाला एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया जो होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का फ्रैक्चर पॉइंट तक वो रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस ऑफ टफनेस, यानी टफनेस ऑफ मटेरियल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपकी स्क्रीन पर, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन एट विच द बॉडी बिगन्स टू मूव डाउन द प्लेन इज कॉल्ड। देखो फ्रिक्शन में मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है कि किस एंगल पे, मतलब अगर हमारी अर्थ इंक्लाइंड है तो किस एंगल पे उसके ऊपर रखी बॉडी वो स्लाइड करने लगती है, तो उस एंगल को जनरली कहा जाता है एंगल ऑफ रिपोज, याद रखिएगा। ए लिटिल कंसीडरेशन शोज दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। तो कुछ चीज़ें मतलब बताती हैं कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है। इसके बाद देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, देखो डायग्राम से दिखाता हूँ कि ये देख लो हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, इस पर ये फोर्स लग रही है, फोर्स लगने से ये फ्रिक्शनल फोर्स दे रही है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स आती है। तो जब इस बॉडी ने स्लाइड किया उस वक्त इसने मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितनी दी, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इंडिपेंडेंट होती है एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है। तो लगता है कि ये जो कांटेक्ट सरफेस है उनके बीच में डिपेंड करेगी, बट वो इंडिपेंडेंट होती है इस चीज़ के। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज़। देखो अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये होता है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ टू द नॉर्मल रिएक्शन वेट का रिएक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होता है इट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, याद रखिएगा। लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। ये होता है हमारा एंगल, ये लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो हमारा रिजल्टेंट जो है ना वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ बनाता है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो रिएक्शन मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ डब्ल्यू एंड टी। ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये सॉरी इट मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ डब्ल्यू एंड पी। ये डब्ल्यू और जो हमारी P है इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ से tan phi अगर मैं निकालूँ क्या हो जाएगा, tan phi हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस, ये कितना है मेरा F अपान Rn, और F मेरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है म्यू इंटू Rn, म्यू आ गया मेरा लिमिट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू Rn कट जाएगा, तो tan phi जनरली म्यू के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपकी स्क्रीन पर, द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए बीम इज़। देखो जो स्ट्रेन एनर्जी होती है ना बीम की वो किस वजह से होती है, बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स। तो यहाँ पे नोट देखिए, बीम जो है वो फ्लेक्सुरल मेंबर होता है, स्ट्रेन एनर्जी बीम की जनरली आती बेंडिंग से है, ठीक है, बेंडिंग एक्शन से ही स्ट्रेन एनर्जी आती है।
ऑल्दो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शेयर फोर्स एंड एक्सियल फोर्स विल बी देयर बट दे आर अज्यूम नेग्लिजिबल। बोलता है कि स्ट्रेन एनर्जी शेयर फोर्स और एक्सियल फोर्स की वजह से भी होती है बट इतनी कम होती है कि उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। तो जनरली जो स्ट्रेन एनर्जी है इट कम्स ड्यू टू ऑफ बेंडिंग, याद रखिएगा। द मटेरियल इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक इफ, देखो परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल कौन सा होता है, जो अपनी शेप को वापस रिगेन कर दे लोड रिमूव करने पे। तो ये प्रॉपर्टीज़ मटेरियल की ये हमने पार्ट 1 में स्टडी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आपकी स्क्रीन पर, व्हेन ए लोड इज ट्रांसफर्ड थ्रू वन सरफेस टू अनदर सरफेस इन कॉन्टैक्ट द स्ट्रेस इज नोन एज। जब लोड एक सरफेस से दूसरे सरफेस में बाय कॉन्टैक्ट ट्रांसफ़र हो तो वहाँ पे जो स्ट्रेसेस पैदा होती हैं वो होती है शेयर स्ट्रेसेस, याद रखिएगा। द लोड ऑन ए स्प्रिंग पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, स्प्रिंग पे जो लोड होता है मतलब कितने लोड से पर यूनिट डिफ्लेक्शन होती है स्प्रिंग में, उसको स्टिफनेस कहा जाता है। देखो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, प्रूफ लोड और प्रूफ स्ट्रेस, ये भी इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। इट इज़ द ग्रेटेस्ट लोड दैट द स्प्रिंग कैन कैरी विदाउट गेटिंग परमानेंटली डिस्टॉर्टेड आर एंड स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्ड टू प्रूफ लोड इन स्प्रिंग इज नॉन एज प्रूफ स्ट्रेस। देखो प्रूफ लोड क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोड मतलब मैक्सिमम लोड जो स्प्रिंग कैरी कर सकती है बिना परमानेंटली डिस्टॉर्ट होने के, और प्रूफ लोड के कॉरेस्पॉन्डेंस पे जो स्ट्रेस पैदा होती है स्प्रिंग में उसको कहा जाता है प्रूफ स्ट्रेस, याद रखिएगा। तो आज पार्ट 2 का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। शेयर फोर्स एट द रेट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर इन गिवन डायग्राम, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर पे शेयर फोर्स क्या होगी, देखो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर क्या होता है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन बदलती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम दी हुई है, रिएक्शन ए रिएक्शन बी, बीच में मूवमेंट दी हुई है ए दूरी पर। सबसे पहले मैं आर ए और आर बी फाइंड करूँगा, तो मैं आर बी के अबाउट मूवमेंट लूँगा, ए के अबाउट मूवमेंट लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा आर बी इंटू ए, और बी मेरा एल के बराबर है, आर बी इंटू एल, और बीच में मूवमेंट आ रही है मेरी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये हमारा ऐसे आ रहा था और ये हमारा ऐसे आ रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, देखो ये भी ऐसे आ रहा है और ये भी ऐसे ही आ रहा है इस तरफ। तो R इंटू एल इज इक्वल टू एम, तो आर बी इज इक्वल टू माइनस एम अपान एल, माइनस एम अपान एल हमारा आर बी हो जाएगा। तो सिमिलरली जो रिएक्शन ए पे एम अपान एल, क्योंकि आर ए और आर बी जीरो है, बीच में कोई लोड नहीं है, इसका मतलब जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो पूरी रेक्टेंगुलर बनेगी और उसकी वैल्यू क्या होगी एम अपान एल। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो, अगर देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा आर ए इंटू ए, तो आर ए मेरा कितना है यहाँ पे देख लो, आर ए एम अपान एल इंटू ए, तो एम अपान एल इंटू ए, एम ए अपान एल, यहाँ से एम बी अपान एल। तो शेयर फोर्स पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर पे क्या होगी इसने कहा था, तो यहाँ पे शेयर फोर्स कांस्टेंट है थ्रू आउट द बीम, तो इट विल बी इक्वल टू एम अपान एल। तो गाइज ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। इसके बाद पार्ट 3 पार्ट 4 में हम टोटल 60 क्वेश्चंस कर देंगे।